एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आपका मंथली लीगल अपडेट्स की इस वीडियो में, जिसमें हम पूरे महीने के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को और इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सरल, सुंदर और आसान भाषा में आपको समझाते हैं, ताकि सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए और एक जगह पर मिल भी जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, नॉर्मल केसेस में कौन इनोसेंट है कौन गिल्टी ये एक जज डिसाइड करता है, लेकिन एक जज को कौन जज कर रहा है? तो इंडिया की जुडिशियल हिस्ट्री में पहली बार एक सिटिंग हाई कोर्ट जज के ऊपर उन्हें रिमूव करने की, उनकी इम्पीचमेंट का प्रोसेस इनिशिएट होने वाला है जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में। तो होता ही है कि जस्टिस यशवंत वर्मा अपने फैमिली के साथ वेकेशन पे बाहर गए होते हैं, उनके पीछे उनके घर पे, उनके स्टोर रूम में आग लग जाती है। जब लोग आग बुझाने पहुंचते हैं तो वहां बंडल ही बंडल कैश बरामद होता है और तुरंत ही दिल्ली पुलिस को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को, इनफैक्ट 48 आवर्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना तक बात पहुंच जाती है और वो तुरंत ही एक 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी सेटअप करते हैं सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब इस पूरे प्रोसेस को जस्टिस यशवंत वर्मा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं, ये कहते हुए कि जो इन हाउस कमेटी, जो इंक्वायरी कमेटी है, इसके सामने उनके पास इनफ अपॉर्चुनिटी नहीं है खुद को डिफेंड करने की। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी पाए जाते तो क्या उन्हें रिमूव किया जाएगा, और अगर हाँ तो उसका क्या प्रोसेस होगा? अब इन दोनों ही सवालों के आंसर मिलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 और 217 में, जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस की मिसकंडक्ट के केस में रिमूवल की बात करते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट का सिंपल मतलब क्या हुआ? पार्लियामेंट का वो प्रोसेस जिसके थ्रू वो मिसकंडक्ट के केसेस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को उनके पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं। अब सिर्फ जजेस का इम्पीचमेंट होता है ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट का भी आर्टिकल 61 के अंदर इम्पीचमेंट हो सकता है। चलिए इम्पीचमेंट के प्रोसेस को थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक 3 मेंबर कमेटी अपॉइंट करते हैं जो जज के खिलाफ लगे हुए एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करती है। अगर इंक्वायरी में मिसकंडक्ट प्रूव होता है तो चीफ जस्टिस उस जज को रिजाइन करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन अगर वो जज रिजाइन नहीं करते तो फिर चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट रिकमेंड करते हैं। अब पार्लियामेंट में किसी भी हाउस में एक मोशन लाया जाता है जिसे 100 लोकसभा एमपीज या 50 राज्यसभा एमपी साइन करते हैं। स्पीकर या चेयरमैन अगर इसे एडमिट करते हैं तो एक और 3 मेंबर कमेटी बनाई जाती है जिसमें ये मेंबर्स होते हैं। अब अगर ये कमेटी जज को गिल्टी नहीं पाती तो मोशन ड्रॉप हो जाता है, लेकिन अगर जज गिल्टी पाए जाते हैं तो मोशन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में पास किया जाता है। अब इस मोशन को दोनों हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी से, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से पास होना जरूरी है। मेजोरिटी मिलने के बाद प्रेसिडेंट फाइनल अप्रूवल देते हैं और जज को रिमूव कर दिया जाता है। आपको पता है इंडिया में आज तक ऑफिशियली किसी भी जज को इम्पीच नहीं किया गया है। एक 1993 में जस्टिस रामास्वामी के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे थे, लेकिन पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी ना मिलने के कारण मोशन फेल हो गया। सिमिलरली 2011 में भी जस्टिस सौमित्र सेन के ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, लेकिन कुछ डिसाइड होने से पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया था। एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि इनको, अब आपको प्रोसेस समझ में आ गया, इंक्वायरी कमेटी ने अगर बोल दिया कि हाँ जज गिल्टी है तो फिर इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब कुछ डिसाइड होने से पहले अगर जज रिजाइन कर देता है तो उन्हें रिटायरमेंट के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, उन्हें पेंशन मिलती रहेगी। इसके बाद रिसेंटली सैफ अली खान की 15,000 करोड़ की इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया और अब ये पूरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो चुकी है। लेकिन ये एनिमी प्रॉपर्टी क्या होता है और इस केस में क्या हुआ, चलिए दोनों ही समझते हैं। तो 1965 के वॉर के बाद इंडिया ने पास किया एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, जो ये कहता है कि वो लोग जो वॉर के टाइम पर इंडिया छोड़कर पाकिस्तान या चाइना चले गए थे और फिर वहां की सिटीजनशिप ले लिए थे, फिर उन लोगों की इंडिया में छोड़ी हुई जो भी प्रॉपर्टीज थी, घर हो गया, जमीन हो गया, शेयर्स, बिजनेस, जो भी प्रॉपर्टीज थी, उसे हम एनिमी प्रॉपर्टी कहेंगे, क्योंकि वो वॉर के टाइम पर इंडिया छोड़कर चाइना और पाकिस्तान चले गए थे। और उन प्रॉपर्टीज का पूरा कंट्रोल चल जाएगा गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट चाहे तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इन प्रॉपर्टीज के साथ कुछ भी कर सकती है, ऑक्शन कर सकती है, लीज पर दे सकती है, जो चाहे कर सकती है। एनिमी प्रॉपर्टी क्लियर है? अब सैफ अली खान के इस केस में क्या हुआ ये समझते हैं। तो ओरिजिनली ये प्रॉपर्टी भोपाल के लास्ट नवाब हमीदुल्लाह खान की थी, जिनकी सबसे बड़ी बेटी थी अबीदा सुल्तान, जो लीगली इस प्रॉपर्टी की पहली वारिस बनी, और छोटी बेटी थी साजिदा सुल्तान, जो सैफ अली खान की दादी है। अब 1950s के आसपास अबीदा सुल्तान पाकिस्तान चली गई और उन्होंने वहां की सिटीजनशिप भी ले ली और वहीं से ये पूरा ट्विस्ट शुरू होता है। अबीदा के पाकिस्तान शिफ्ट होने के बाद उनकी छोटी बहन साजिदा सुल्तान ने भोपाल की प्रॉपर्टी का कब्जा ले लिया
और साजिदा के बाद ये लेगेसी आगे सैफ, उनकी बहन सोहा और सबा अली खान तक आई। लेकिन पाकिस्तान सिटीजनशिप के चलते अबीदा के जो वारिस थे वो भी इस प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहे थे और सालों से केस चल रहा था। 2017 के अमेंडमेंट के बाद तो इस लॉ को और स्ट्रिक्ट बना दिया गया और ये कहा गया कि जिस इंसान की लीगली ये प्रॉपर्टी, जो लीगल वारिस है, अगर वो इंसान ही पाकिस्तान या चाइना चले जाता है और वहां की सिटीजनशिप ले लेता है, फिर उस इंसान का चाहे कोई भी वारिस इंडिया में ही रह रहा हो, वो भी इस प्रॉपर्टी पर कोई राइट क्लेम नहीं कर सकता। मतलब एक बार अगर कोई प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी बन जाती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में चली जाती है, तो कोई लीगल वारिस भी इस प्रॉपर्टी पर कोई राइट क्लेम नहीं कर सकता है। और इस केस में तो कोर्ट ने सैफ अली खान को 30 दिन का समय भी दिया था अपील फाइल करने के लिए, लेकिन सैफ ने टाइम पर अपील फाइल नहीं की, जिसके बाद ये प्रॉपर्टी ऑफिशियली गवर्नमेंट कंट्रोल में जा चुकी है। और आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट के पास कुछ 9000 ऐसी एनिमी प्रॉपर्टीज का कंट्रोल है जिसका टोटल वैल्यू 1 लाख करोड़ के आसपास है। अब अगर आप क्लैट पीजी या एलिट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ही को ध्यान में रखते हुए हमने हमारा ये कोर्स बनाया जिसमें मैं और मेरी पूरी टीम हर दिन लग जाते हैं डिफरेंट लीगल न्यूज, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स और लीगल अपडेट्स को पढ़ने में, ताकि आपको ये सारी चीजें ना करनी पड़े, ताकि आप सिर्फ उन चीजों पे फोकस कर सके जो मैटर करती है। तो पहला है जजमेंट सेक्शन, जिसमें इस साल के सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स और पिछले 5 साल के लैंडमार्क जजमेंट्स को बहुत ही सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन किया गया है टेक्स्ट एनालिसिस और वीडियो एनालिसिस के थ्रू। हम आपको कैजुअली 100 पेजेस की जजमेंट पढ़ने नहीं बोलेंगे, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल एंड नॉट हेल्पफुल। दूसरा, इस कोर्स में हम आपका हर महीना क्या, हर हफ्ता क्या, हर दिन प्लान करते हैं, वो भी आपके नीड्स के अकॉर्डिंग। आपके स्ट्रेंथ सब्जेक्ट्स क्या हैं, वीक सब्जेक्ट्स क्या हैं, आप कहाँ फोकस करना चाहते हैं, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते आपके हिसाब से डिफरेंट ट्रैकर्स और प्लानर्स बनाए जाते हैं ताकि आपके हिसाब से प्लान बनाया जाए। तीसरा, और ये मेरा फेवरेट फीचर है, इस कोर्स में आपको 1-on-1 मेंटरशिप दी जाती है थ्रू आउट द कोर्स। कोर्स लेने से लेकर कॉलेज के एडमिशन तक छोटे बड़े आपको जो भी डाउट्स है आप वो सारे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें, कॉलेज का फॉर्म कैसे फिल करें, कॉलेज के बाद स्पेशलाइजेशन कैसे चूज करें, ये सारे ही क्वेश्चंस आप आराम से पूछ सकते हैं। तो अगर आप क्लैट पीजी या एलिट पीजी एग्जाम की तैयारी करें और आप अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छा बूस्ट देना चाहते हैं, एक अच्छी मोमेंटम में ले जाना चाहते हैं, तो डू चेक आउट आवर कोर्स। ये आपको जरूर पसंद आएगा, आपको डिफरेंट टूल्स मिलेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन बेटर हो सकती है। इस कोर्स की सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर और यहाँ मिल जाएगी। विभोर गर्ग वर्सेस नेहा का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बहुत ही नया टाइप का डिसीजन है, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो देखो, 2 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, एक हो गया नॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा हो गया प्रिविलेज कम्युनिकेशन। अब प्रिविलेज कम्युनिकेशन ऐसे रिलेशनशिप्स के बीच में होती है जिनके बीच में होने वाली बातें प्राइवेट होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, जो कोर्ट में एज एविडेंस यूज नहीं की जा सकती, एडमिसिबल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर पेशेंट के बीच की बात, एडवोकेट क्लाइंट के बीच की बात और हस्बैंड वाइफ के बीच में होने वाले होते हैं। पर जो हमारा प्रेजेंट केस है विभोर गर्ग वर्सेस नेहा का, इसमें हस्बैंड और वाइफ के बीच में डाइवोर्स केस चल रहा होता है, जिसमें हस्बैंड फैमिली कोर्ट के पास पहुंचता है ये बोलने के लिए कि मेरे और मेरी वाइफ के बीच में जो बातें हो रही होती है, जो कॉल रिकॉर्डिंग मैंने की है, मैं उसे एज एविडेंस यूज करना चाहता हूँ, और फैमिली कोर्ट इसकी परमिशन दे देता है, जिसके अगेंस्ट वाइफ पहुंच जाती है हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट ये कहती है कि बिना कंसेंट के की गई कॉल रिकॉर्डिंग इलीगल है और कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगी, और ऊपर से ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है क्योंकि स्पाउसेस के बीच में हो रही है, जिसके अगेंस्ट हस्बैंड सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या हस्बैंड और वाइफ के बीच में होने वाली सीक्रेट रिकॉर्डिंग क्या कोर्ट में वो एविडेंस एडमिसिबल होगी या नहीं। तो यहाँ आपका जानना जरूरी है स्पाउसल रिलेशनशिप का कंसेप्ट, जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 122, जो ये कहता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में होने वाली सीक्रेट रिकॉर्डिंग, बिना कंसेंट की जो रिकॉर्डिंग होगी, वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगी। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन है। पहला, अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में ही केस चल रहा हो, या दूसरा, एक ने दूसरे के अगेंस्ट कोई क्राइम कमिट किया हो। अगर ये 2 एक्सेप्शन है तो जो रिकॉर्डिंग है वो एडमिसिबल हो सकती है। अब रिकॉर्डिंग्स की एडमिसिबिलिटी को लेके एक लीडिंग केस है RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, जिसमें 3-fold टेस्ट दिया गया है कि कब कब रिकॉर्डिंग एडमिसिबल होगी। पहला, आपकी रिकॉर्डिंग रेलेवेंट होनी चाहिए, दूसरा, क्लियरली आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए, और तीसरा, टैम्पर नहीं होनी चाहिए। इन केसेस में जो रिकॉर्डिंग है वो एडमिसिबल होगी। तो विभोर गर्ग वर्सेस नेहा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये कहा कि पहला, मैट्रिमोनियल केसेस में सीक्रेटली की गई रिकॉर्डिंग भी एडमिसिबल होगी, क्योंकि सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, स्पाउसल प्रिविलेज का जो एक्सेप्शन है कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में ही केस चल रहा है तो रिकॉर्डिंग एडमिसिबल होगी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नया नहीं कहा, लेकिन क्लैरिटी दी है, क्योंकि इस टॉपिक पर डिफरेंट हाई कोर्ट्स के डिफरेंट अप्रोचेस रही है।
तो इस केस में एक क्लियर प्रेसिडेंट सेट किया गया है। चलिए अब बात करते हैं हमारे पार्लियामेंट की, जिसका मॉनसून सेशन चल रहा है, जिसपे 21 सिटिंग्स होने वाली, कई सारे नए बिल्स इंट्रोड्यूस होने वाले। पर पहले हम बेसिक समझते हैं। तो ये सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट क्या होता है? तो देखो, पार्लियामेंट ना साल भर काम करती है ऐसा नहीं है, फिक्स इंटरवल पर मीटिंग्स करती रहती है और इन्हीं मीटिंग्स को हम सेशन कहते हैं। और इन सारी चीजों की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 85 में, जो ये बताती कि पार्लियामेंट के कब कब कैसे कैसे सेशन होंगे। और मेनली ये बताता है आर्टिकल 85 कि पार्लियामेंट के किन्हीं भी दो सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। तो जनरली ऐसा कोई रूल नहीं है, पर जनरली पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं। पहला है बजट सेशन, जो सबसे लंबा और सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होता है। यूनियन बजट यहीं पर प्रेजेंट और पास होता है। दूसरा है मॉनसून सेशन, जहां नए बिल्स इंट्रोड्यूस और पास होते हैं। जैसे अभी के सेशन में 15 बिल्स लिस्टेड है। यहाँ पर नेशनल इश्यूज पे डिबेट होती है, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक पर हो रही है। और तीसरा है विंटर सेशन, जो साल के एंड में होता है। यहाँ पर भी नए बिल्स डिस्कस होते हैं और गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस रिव्यू होता है। अब इन 3 टर्म्स के अलावा एक स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट भी होता है, जो रेगुलर सेशन नहीं होता है, बल्कि इमरजेंसी के केस में अर्जेंट मैटर्स, नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स को डिस्कस करने के लिए बुलाया जाता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे और इंडिया चाइना वॉर के टाइम पे बुलाया गया था। अब सेशन से द पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पे, इन्हें भी जल्दी से समझ लेते हैं। पहला, तो जब कोई सेशन टेम्पररी सस्पेंड होता है, कुछ घंटों के लिए, दिनों के लिए, हफ्तों के लिए, तो उसे हम अडजर्नमेंट कहते हैं। दूसरा, जब कोई सेशन इनडेफिनिट पीरियड के लिए बिना कोई फिक्स डेट के सस्पेंड कर दिया जाता है, तो उसे हम अडजर्नमेंट सिन डाई कहते हैं। तीसरा, प्रेसिडेंट के थ्रू जब कोई सेशन फॉर्मली एंड हो जाता है, तो उसे हम प्रोरोगेशन कहते हैं। और चौथा है डिसोल्यूशन। अब ये टर्म सिर्फ लोकसभा के लिए यूज किया जाता है, ये तो 5 साल कंप्लीट होने पर या प्रेसिडेंट की स्पेशल ऑर्डर से। और इसलिए हम ये कहते हैं कि लोकसभा टेम्पररी हाउस है और राज्यसभा परमानेंट हाउस है, क्योंकि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। अब देखो, हम सब ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं तो अपनी सिविक्स की किताब में तो आपने पढ़ा ही होगा कि इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और ये जो लाइन है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की है। लेकिन फिर भी हर कुछ साल में ये डिबेट बार बार स्टार्ट हो जाती है कि हमें प्रियम्बल से इन 2 शब्दों को, सोशलिस्ट और सेक्युलर को, हटा देना चाहिए। तो क्या इतना आसान होता है प्रियम्बल से शब्दों को हटाना? और क्या ये हटाए भी जा सकते हैं? तो हम पहले क्या करते हैं, इन दोनों शब्दों का मतलब समझते हैं कि कहाँ से आए प्रियम्बल में, ये समझते हैं। और फिर ये जानेंगे कि क्या इन दोनों शब्दों को प्रियम्बल से हटाया जा सकता है या नहीं। तो पहला शब्द है सोशलिस्ट, जिसका मतलब ये होता है कि कोई इंसान अमीर हो या गरीब, दोनों को ही इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस अवेलेबल होना चाहिए। और हमें एज ए सोसाइटी इन दोनों के बीच के गैप को इंक्रीजिंगली कम करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा शब्द है सेक्युलर, जिसका मतलब ये होता है कि इंडिया एज अ कंट्री किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करेगा। इंडिया के लिए सारे रिलीजन इक्वल है। और इसलिए हम ये कहते हैं कि इंडिया में कोई रिलीजन सुप्रीम नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। अब प्रियम्बल की जो 5 शब्द है ना, ये कहीं डिफाइन नहीं किए गए, बल्कि अलग अलग पॉलिसी से हम इन शब्दों को इंटरप्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कैंपेन्स देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं सोशलिज्म का ही डिजाइन है। वैसे कि आपको ये पता है कि ये दोनों शब्द ओरिजिनली हमारे प्रियम्बल का पार्ट नहीं थे, बल्कि इन्हें 1976 की इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट के थ्रू प्रियम्बल में ऐड किया। बाद में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की जगह जब जनता पार्टी आती है, तो इमरजेंसी के वक्त जो डिफरेंट अमेंडमेंट किए गए थे, उन सबको उन्होंने मैक्सिमम को हटा दिया, लेकिन प्रियम्बल के इन दोनों शब्दों को वैसे का तैसा रहने दिया। इनफैक्ट जुडिशरी ने भी ओवर द इयर्स डिफरेंट केसेस में बार बार प्रियम्बल में इन दोनों शब्दों के इंक्लूजन को और इनके इंटरप्रिटेशन को वैलिड कहा है। केशव भारती केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इन्हें अमेंड नहीं किया जा सकता, इन्हें हटाया नहीं जा सकता। तो एंड लाइन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन से भले इन दोनों शब्दों को हटा दिया जाए या फिर अगर इंक्लूड नहीं भी हो, तो भी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर है, वो सोशलिस्ट है। और ये इमरजेंसी का कोई प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये इंडिया का एक लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट है इक्वालिटी के लिए, जस्टिस के लिए और रिलीजियस न्यूट्रलिटी के लिए। अब अगली खबर ये है कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया। अब इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट का जो रोल है ना, वो सिर्फ सिंबॉलिक नहीं होता है, बल्कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी क्रूशियल होता है। और एक वाइस प्रेसिडेंट के रोल को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट, जहां वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग हैंडल करते हैं, डिबेट्स कंट्रोल करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट रोल, जब प्रेसिडेंट के एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट ही एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब इससे रिलेटेड आर्टिकल्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन की 2 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 67 और 91। तो जगदीप धनखड़ ने आर्टिकल 67 के अंदर प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन एड्रेस करते हुए हेल्थ कंडीशंस को अपने रेजिग्नेशन का रीजन बताया। और आर्टिकल 91 ये कहता है
कि अगर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर देते हैं तो उनके री इलेक्शन तक, जो अगले 6 महीने में होना होता है, राज्यसभा का टेम्पररी चार्ज डेप्यूटी चेयरमैन हैंडल करेंगे। अब यहाँ पर ना एक इंटरेस्टिंग किस्सा जानते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि प्रेसिडेंट के एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं। प्रेजेंट केस में क्या हुआ, जगदीप धनखड़ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब इसी मोमेंट अगर हमारे प्रेसिडेंट भी रिजाइन कर देते हैं तो क्या होगा, तो इस केस में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उन्हें एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और ऐसा हुआ भी है जब प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन की डेथ हो गई थी और वाइस प्रेसिडेंट बीवी गिरी ने रिजाइन कर दिया था ताकि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ सके, तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस हिदायतुल्लाह को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया था। ये एक रेयर मोमेंट था जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने राष्ट्रपति भवन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी क्राइसिस में बैकअप रेडी रहता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मंथली लीगल अपडेट के ऊपर। अगर आप क्लैट पीजी या एलिट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे इस कोर्स को जरूर चेकआउट करिएगा, जिसमें हम हर हफ्ते क्या हर दिन इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि आपकी लर्निंग जर्नी बेटर हो सके। जो मैटर करता है सिर्फ आप उस पर फोकस कर सके। फॉर एग्जाम्पल आप कौन से लेवल पर है, 4 महीने की प्रिपरेशन में आपके कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, कौन से नहीं हुए, कौन से आपके वीक एरियाज है, स्ट्रॉन्ग एरियाज है, उनको ध्यान में रखते हुए डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हुए हम पर्सनलाइज प्लान्स प्रिपेयर करते हैं, वन ऑन वन गाइडेंस देते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, अगर मैं क्लैट पीजी की तैयारी कर रही होती, उसको ध्यान में रखते हुए ही इस कोर्स को बनाया गया है। तो अगर आप अपनी जर्नी को बेटर बनाना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट देना चाहते हैं, डू गिव दिस कोर्स अ ट्राई। इस कोर्स की सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो या इसके अलावा भी कोई डाउट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गेट बैक टू यू। That's it for now. See you in the next class. Bye bye.